11th और 12th क्लास के अंदर में आपने एक शब्द सुना था, वो शब्द है जंक डीएनए, और ये पूरी की पूरी किताब जो है केवल और केवल इस शब्द पे आधारित है। और क्या-क्या जानकारी हम इससे नहीं ले सकते हैं। तो 2 तरीके के लोग हैं जिनके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर हो सकता है। पहले वो जो कि 11th-12th बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हैं और इसलिए वो इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है बेहतरीन लगती है। ये कैटेगरी है उन लोगों की जो कि हेल्पलेस हैं। उनको जहाँ दिखता है बायोलॉजी से पढ़ने से रिलेटेड सामान, वो वहाँ पर पढ़ने लगते हैं और उनको समय का पता भी नहीं चलता। तो दे आर हेल्पलेस अबाउट इट। और दिस इज़ द बेस्ट कंडीशन दैट यू कैन एवर बी इन, कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम आप इसलिए कर रहे हैं दैट बिकॉज़ यू आर हेल्पलेस। एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट इंक्लूडिंग वो वाली सारी चीज़ें जिसके अंदर में ड्रग्स एडिक्शन और व्हिच अल्टीमेटली लीड यू टू से कि भाई ये काम मैं ना करता तो अच्छा रहता। तो एटलीस्ट आफ्टर दिस पर्टिकुलर लेक्चर यू विल से ओके फाइन गुड, आई गॉट टू लर्न समथिंग न्यू, और दिस वाज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। तो या फिर वो लोग जो बीएससी में हैं, क्योंकि ये बीएससी बायोलॉजी से रिलेटेड हो, कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में हो आप, लेकिन अगर आप बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, चाहे एंथ्रोपोलॉजी, चाहे बायोमेडिसिन, बायोमेडिकल, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, जो भी हो, बायोलॉजिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस, उन सब के लिए तो ये उनके कोर्स का ही पार्ट होगा। और हम लेकिन इसको इस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से इस किताब में दिया गया है, जिस तरीके से इसकी की किताब कोशिश करती है आपको मिलाने की, क्योंकि जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं दे डोंट दे डोंट हैव एनी, क्योंकि उनको लगता है कि पहले से ही आप इस बात की खोज में निकले हुए हैं और कि आपको उन सभी चीज़ों के आंसर्स चाहिए, आंसर्स पता होने चाहिए। तो बड़ा ही टेक्स्ट बुकिश फॉर्म में ही पढ़ाया जाता है और टेक्स्ट बुकिश फॉर्म में ही। लेकिन अब कितने लोग हैं जो वाक़ई में उसके बारे में जानना चाहते थे। लेकिन जो किताबें होती हैं, जो पॉपुलर साइंस किताबें होती हैं, वो एक नई आइडिया को लेकर के आपके सामने आते हैं कि भई चलो कुछ नए तरीके से इसको तुम्हारे सामने ज़रा पेश किया जाए कि कहानी की फॉर्म में, केस स्टडीज़ की फॉर्म में, और उस पर्टिकुलर चीज़ में इस बात को ध्यान में रखे बगैर कि क्या पेपर में पूछा जाएगा, क्या जो है वो आपके मिड सेम में आएगा, क्या यूनिट टेस्ट में आएगा, फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, केवल और केवल इस चीज़ के लिए कि भई जानना है, बस इतनी सी बात है। तो जितने भी लोग इस आइडिया को समझते हैं या जानते हैं, या जिन लोगों ने भी इस शब्द का नाम सुना है, इसको लेकर के केवल और केवल 2 ही चीज़ें हैं जो लोगों को पता रहती हैं, और वो 2 चीज़ें क्या हैं कि जंक डीएनए। तो पहली डेफ़िनेशन जो लोगों को पता रहती है वो ये है कि भैया ऐसा है कि इंसान जो है वो पूरा का पूरा किसका बना हुआ है? वो पूरा का पूरा सेल्स का बना हुआ है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। इन सेल्स के अंदर में सेंटर में एक चीज़ क्या मिलती है? सेंटर में एक चीज़ मिलती है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के भीतर में इस तरीके से कुछ धागे-धागे से पड़े होते हैं। इन धागों को उठा कर के देखा जाए तो लिटरली इस धागे के ऊपर यहाँ पर 2 चीज़ें हैं बेसिकली। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मोटा-माटी 2 मेन चीज़ें हैं यहाँ पर, और वो 2 चीज़ें क्या हैं? डीएनए है यहाँ पर, और डीएनए के साथ उसको हेल्प कर रहा है प्रोटीन है। वैसे इसके अलावा यहाँ पर आरएनए भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ठीक है अभी इसको आप ना कंसीडर करें तो बेहतर रहेगा। तो डीएनए और आरएनए मिलकर के, जिसको हम आसान भाषा में क्रोमेटिन भी बोल देते हैं, क्रोमेटिन। तो ये चीज़ें आपकी मिल रही। अल्टीमेटली जो डीएनए है, वो डीएनए क्या है? वो एक पॉलीमर है। उसमें पॉलीमर है, और बिल्कुल उसका जो रिलेशन है बिल्कुल इस तरीके से है जैसे कि हमारी भाषा होती है। जिस तरीके से कोई भी भाषा होती है, जिस तरीके से हिंदी होती है, जिस तरीके से इंग्लिश होती है, जिस तरीके से इवन कंप्यूटर की भाषा होती है, बाइनरी, ये सभी की सभी भाषाएँ हैं। भाषाओं का एक मेन आइडिया ये है कि भैया वो कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही है। देयर इज़ अ इन्फॉर्मेशन कि भई चाहे तो मैं बात करूँ किस चीज़ की, चाहे तो मैं बात करूँ हिंदी की, चाहे तो मैं बात करूँ इंग्लिश की, चाहे तो मैं बात करूँ बाइनरी कंप्यूटर की, और चाहे तो मैं बात करूँ डीएनए की। इन सभी चीज़ों के अंदर में एक चीज़ कॉमन है कि ये सभी की सभी लैंग्वेज हैं, और लैंग्वेज होने के साथ-साथ भई इन्फॉर्मेशन कंटेन करती हैं। और इन्फॉर्मेशन कंटेन करने के साथ-साथ बिल्कुल जिस तरीके से आपके शायद 52 या 54 हिंदी में अल्फ़ाबेट होते हैं,
26 जो हैं वो आपके इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं, 2 जो हैं आपके बाइनरी में अल्फ़ाबेट होते हैं, उसी तरीके से 4 अल्फ़ाबेट आपके डीएनए के होते हैं। तो बिल्कुल है, समानता बिल्कुल मिलेगी आपको। अब प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो क्या कहिए, ऑब्जर्वेशन है कि ऑब्जर्वेशन क्या है कि ऑब्जर्वेशन ये है कि जो डीएनए है आपका, इसमें से इसका इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं? भई आप सभी लोग जानते हैं कि डीएनए का जो इस्तेमाल है, डीएनए से आप सबसे पहले आरएनए बनाते हैं और फिर इस आरएनए का इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। तो बचपन से लेकर के आज तक जो हमारे दिमाग में एक तस्वीर कैद है कि भैया डीएनए के ये तो मेरे डीएनए में है, तो डीएनए में अगर कोई चीज़ है तो वो वापस सरफेस पर कैसे आएगी? तो अगर कोई चीज़ डीएनए में है तो वहाँ से वो बनेगा आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन ही है जो आपके एंजाइम बन करके आपके सामने पेश होंगे या फिर आपके स्ट्रक्चरल प्रोटीन बन करके आपके सामने पेश होंगे। अब प्रॉब्लम वाली बात जो आती है, जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट निकल कर के आता है, वो यहाँ से निकल कर के आता है कि जो डीएनए हम जानते हैं, उसमें से केवल और केवल 2% मात्र जो डीएनए है, उसका इस्तेमाल होता है प्रोटीन बनाने के लिए। और सबसे शुरुआती जो डेफिनेशन थी जंक डीएनए की, वो यही थी कि भैया जो 2% डीएनए का इस्तेमाल हो रहा है प्रोटीन बनाने के लिए, तो जो बाकी 98% डीएनए है वो जंक डीएनए है, वो बेकार। जंक यार्ड सुना होगा, कबाड़ खाना, कबाड़ से रिलेटेड शब्द है जंक यार्ड। तो जंक का मतलब है बेकार, जंक फूड आप खाते हैं, कबाड़ फूड जिसको आप बोलते हैं। तो ये 98% डीएनए जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, वो कर क्या रहा है? मतलब कि देखा जाए तो 3 इंटू 10⁻⁴ ये हमारे डीएनए का साइज है, 3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स, और 3 तकरीबन तकरीबन 3 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर जो है वो बैक्टीरिया का साइज होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर में अगर आप देखेंगे तो मतलब असल में जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ डीएनए का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो मात्र और मात्र एक बैक्टीरिया की जितने का डीएनए का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो ये इसका 1% है। अब बात चलती है किस पे कि भाई धीरे धीरे इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश की जाएगी, कि आखिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, हमें इस जंक डीएनए के बारे में क्या क्या नई बातें पता चली, और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हमारी डीएनए को लेकर के, या कहिए कि हमारे जीनोम को लेकर के पूरी की पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस तरीके से बेहतरी की तरफ गई, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगले कुछ मिनटों के लिए हम इन 3 मेन पॉइंट्स के इर्द-गिर्द अपने डिस्कशन को बनाने की कोशिश करेंगे, और उससे एक टाइप की अंडरस्टैंडिंग और क्रिएट होगी, और इस तरीके के बल्क चंक के फॉर्म में हम इस पर्टिकुलर बुक को डिस्कशन करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। पहला आइडिया है कि भैया एक्सेप्ट वी आर नॉट परफेक्ट। पहली बात तो ये कि हम तुरंत ही इस बात की खोज में निकल पड़ते हैं कि नहीं, नहीं भाई साहब, ऊपर वाले ने इस शरीर का निर्माण किया है। ऐसी शायद कोई भी चीज़ नहीं है शरीर के अंदर में जो कि किसी काम की ना हो। हम शायद अभी इतने मंदबुद्धि हो सकते हैं कि हमें उसका उसका जो काम है, जो उसका रीज़न है होने का, वो शायद अभी समझ में ना आए, लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उससे अगले दिन वो चीज़ काम ज़रूर करेगी, क्योंकि जो चीज़ परफेक्ट है, परमात्मा अगर परफेक्ट है तो वो जो चीज़ बनाएगा वो इम्परफेक्ट नहीं बना सकता, वो परफेक्ट ही बनाएगा। तो ये रिलीजियस आइडियाज़ हैं जो आप तक पहुँचाए गए हैं, लेकिन इसके तुरंत की तुरंत इतने सारे काउंटर एग्ज़ाम्पल्स हमें मिल जाते हैं, और जो इस बात को तुरंत की तुरंत नकार देते हैं, तुरंत की तुरंत डिस्प्रूव कर देते हैं कि नहीं भैया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है कि इंसान अगर सबसे ज़्यादा किसी इंद्री का बना हुआ है, मतलब किसी इंद्री का जो सबसे ज़्यादा उसके जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो वो है उसकी आँखें, देखने की क्षमता। और अगर आप देखेंगे तो हमारी जो आँखें हैं, जो हमारी देखने की क्षमता है, वो बहुत, अगर वाक़ई में हम परफेक्ट हैं, अगर कोई पहला तो लेवल यही कि अगर कोई परमात्मा है, कोई ऐसी सुपर बीइंग चीज़ है जो कि खुद परफेक्ट है, और वो जो चीज़ बनाएगी वो परफेक्ट बनाएगी, तो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज़्म क्यों ना होता इस दुनिया के अंदर में, सभी की देखने की क्षमता बराबर होनी चाहिए थी। वो बैक्टीरिया होता कि कोई और होता, सबकी क्योंकि अगर वो सबको बराबर नहीं देख स पाने की क्षमता दे पा रहा है, तो मतलब कि कुछ गड़बड़ घोटाला है गुरु के, वो किसी को तो कुछ ज़्यादा दे रहा है और किसी को कुछ कम दे रहा है।
तो इसके अगली ही पैरवी करने आ जाएँगे लोग कि हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है, हम ईश्वर की सबसे फ़ेवरेट संतानें हैं और हमको जो है उसने सबसे ज़्यादा बेहतरीन दिया होगा। इट्स टर्न आउट नहीं, क्योंकि कुछ से हम अच्छे हैं और कुछ से हम बुरे हैं। एक बैक्टीरिया जिसके पास केवल और केवल एक ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि ये देख पाता है कि जो लाइट है वो एग्जिस्ट कर रही है कि या तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया जिसके मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन लगा हुआ है जो समझ सकता है कि लाइट है कि नहीं और उसके अनुसार फैसला ले सकता है, तो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से तो हम अच्छे ही हैं। लेकिन अगर हम अपनी आँखों को देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो रेटिना है, जो असल में आप देखें तो आपकी आँखें कुछ और नहीं है, हमारे ब्रेन का ही हिस्सा है जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ है थोड़ा-सा, जो हमारा सूँघने की क्षमता है और हमारे जो सूँघते हैं हम, तो जो ब्रेन है, तो अगर ब्रेन को मैं इस तरीके से बनाऊँ तो ये जो मेरा ब्रेन है, ये मेरा सेरेबेलम, ये मेरा मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला और ये इस तरीके से नीचे की तरफ जाते हुए, तो यहीं से मेरा क्या निकलता है, ऐसे प्रोट्रूडिंग बल्ब से निकलते हैं जो कि मेरा सूंघने वाला ब्रेन है। तो ये मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा रायननसेफलॉन कहलाता है, यहीं से मैं सूंघता हूँ चीज़ों को। तो ये मेरा कुछ और नहीं है, ये मेरे ब्रेन का ही प्रोट्रूडिंग पार्ट है, उसी तरीके से मेरी आँखें भी मेरे ब्रेन का ही प्रोट्रूडिंग पार्ट है जो कि बाहर की तरफ निकली हुई है। लेकिन इस आँखों के अंदर में एक समस्या है, वो समस्या ये है कि आपके जो जहाँ पर वो ख़ास तरीके के सेल मौजूद हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, जिन्हें आप रॉड कहते हैं, जिन्हें आप कोन कहते हैं, वो सेल्स जो वाक़ई में लाइट को सेंस करने की क्षमता रखते हैं, लॉजिक ये कहता है कि आप इनको सबसे बाहर की तरफ रखें, क्योंकि सबसे बाहर की तरफ रखेंगे तो लाइट आएगी, तो सबसे पहले रॉड और कोन पे पड़ेगी और फिर रॉड और कोन से आप उसको दूसरे पर्टिकुलर टाइप के सेल पे ले जाएँ, जो कि बाइपोलर सेल होते हैं। फिर वहाँ से आप और पीछे की तरफ ही आप अपने सारे ब्लड वेसल्स को रखें ताकि यहाँ पर न्यूट्रिशन जो है वो तुरंत जो है वो दिया जा सके। लेकिन इसका एग्ज़ैक्टली उल्टा होता है हमारी आँखों के अंदर में। हमारी आँखों के अंदर में जो रॉड है और उसके आगे की तरफ आप देखेंगे तो और भी ज़्यादा सेल्स वग़ैरह जो है मौजूद होती हैं। अब होता क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर कोई दिमागदार व्यक्ति को बनाने को कहा जाए आँखें, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा कि जो लाइट आ रही है, इस तरीके से आँखों को बनाएगा कि सबसे पहले ये डिटेक्टर है, तो रॉड और कोन रख देगा और उसके पीछे की तरफ ऐसी सेल्स रख देगा जो कि ब्रेन की तरफ इसको लेकर के जाएँगी। अल्टीमेटली विज़ुअल कॉर्टेक्स होता है हमारा, ये हमारा विज़ुअल कॉर्टेक्स होता है जहाँ हम समझते हैं कि हम जो है वो क्या देख रहे हैं। तो उल्टा होता है कि पहले इन्फॉर्मेशन जाती है रेटिना पे और फिर पीछे की तरफ जाती है और यहाँ से ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, सारी की सारी नर्व होती हैं इकट्ठी और इकट्ठी होकर के मेरी आँख को ही फाड़ करके बाहर की तरफ जाती हैं और ये जो जहाँ से ये फाड़ करके बाहर जाती है, वही मेरा क्या है? वही मेरा ब्लाइंड स्पॉट है। और वो ब्लाइंड स्पॉट पे मुझे कुछ नज़र नहीं आता है। और यही चीज़ को जो कंपेयर करेंगे ऑक्टोपस की आँखों से, तो ऑक्टोपस की आँखें एग्ज़ैक्टली सेम ऐसे ही बनी हुई हैं कि पहले रॉड एंड कोन है और उसके पीछे की तरफ आप जाएँगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन लेकर के जानी है, तो ऑक्टोपस की आँखों में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। अगर आप इतने ही चहीते होते ऊपर वाले के, तो वो आपको इतनी बेकार आँखें तो ना देता, एटलीस्ट ऑक्टोपस से बेकार आँखें तो ना देता। इसके अलावा अगर आप ज़िक्र करें कि रॉड और कोन का, तो हमारे पास क्या है, 3 तरीके की रॉड और कोन होती हैं जो प्राइमरी कलर होते हैं, जिसके परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से हम दुनिया के इतने सारे रंगों को देख पाते हैं। टर्न आउट के एक जो श्रिम्प है जो आप खाते हैं, जिसको उस श्रिम्प के अंदर में जो कि ख़ास तरीके के बहुत सारे तरीके के श्रिम्प होते हैं, मैं जिस श्रिम्प की बात कर रहा हूँ वो ख़ास तरीके का श्रिम्प है। उस श्रिम्प में 12 से 16 तरीके की कोन्स हैं। सोच के देखिए कि उसकी देखने की क्षमता हमसे कितनी ज़्यादा बेहतरीन है। एक सेम रेनबो जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं, इंद्रधनुष को अगर एक कुत्ता देखेगा तो अलग तरीके से उसे नंबर ऑफ कलर नज़र आएँगे, एक मधुमक्खी देखेगी तो उसे अलग इंद्रधनुष दिखेगा। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी जो है वो यूवी रेडिएशन को भी देख सकती है, तो जब यूवी रेडिएशन आएगा तो उसको एक लेयर फालतू नज़र आएगी इंद्रधनुष के अंदर में।
पिट वाइपर जो है वो अगर इंद्रधनुष को देखेगा तो उसके अंदर में उसको वो तो नज़र आएगा ही आएगा, जो इंसानों को नज़र आता है वो सातों कलर नज़र आएंगे। उसके अलावा एक और कलर नज़र आएगा जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, जो कि वो देख सकता है। जैसे आप जानते हैं कि आपका जो लाइट होती है वो विबग्योर होती है। तो विबग्योर का मतलब क्या हो गया सिंपली कि विबग्योर हो गया लाइट वाला, तो उसके वायलेट के पीछे की तरफ अल्ट्रा वायलेट मधुमक्खी देख सकते हैं, उसके रेड के आगे की तरफ इंफ्रारेड जो है वो आपका पिट वाइपर देख सकता है। तो हमारी आंखें कुछ ऐसी अच्छी नहीं है, तो हम इस बात को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर नॉट परफेक्ट। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हाँ, मतलब कि आपका जो डीएनए है उसका कुछ फंक्शन होना ही चाहिए। और ये बात आपको इस बात से रोकनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कि आप आगे स्टडी नहीं करेंगे, आगे आप साइंटिफिक गिरी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने दोनों में से कोई भी पाथ फॉलो किया, दोनों ही पाथ में आप गलत हो जाएंगे। अगर आपने ये भी सोचा कि हाँ हाँ बेकार है, इसका क्या ही फंक्शन होगा, जाने दीजिए, तब भी आप नॉलेज से अछूते रह गए। और अगर आपने ये कह दिया भाई ऊपर वाले ने हमें बनाया है, परफेक्ट ही होगा, इसका कुछ ना कुछ काम ही होगा आगे चल कर के, तो भी आप जो है वो अंधे होकर के चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्री कंसीव्ड नोशन प्रिडिजिस या पूर्वाग्रहों के साथ में आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। तो बी रैशनलिस्ट अबाउट इट, कि चलो देखते हैं कि क्या वाकई में ये जो सो कॉल्ड हम जिसको जंक डीएनए कह रहे हैं, डीएनए का वो हिस्सा जो कि हम प्रोटीन की फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्या वो हमारे अस्तित्व में, क्या हमारे जीने में काम करता है। क्योंकि हम देखेंगे आगे किस तरीके से कितनी सारी बीमारियां हैं जो कि इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डीएनए के ही वजह से, नॉट बिकॉज जस्ट बिकॉज इट इज एग्जिस्टिंग डिजीजेस हो रही हैं, बट विल बी एबल टू ग्रास्प बेटर हाउ दोज डिजीजेस आर कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, की जो कि हम कह रहे थे कि भाई नहीं हम समझ पा रहे हैं कि ये डिजीज़ कहाँ से आ रही है, तो हमें समझ में आ रहेगी, आगे देखेंगे हम धीरे धीरे उन चीज़ों को। और तो इसलिए केवल और केवल रैशनलिस्ट अप्रोच ही हम रख सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि डीएनए एज अ स्क्रिप्ट, कि भाई अगर देखा जाए तो हमने अभी अभी जो कंपेयर किया था वो कंपैरिजन किस चीज़ के अंदर में था, वो जो कंपैरिजन था वो कंपैरिजन था आपका इस चीज़ में कि जो डीएनए है वो भी आपकी भाषा ही है, कुछ और नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन है जो कि जब एक व्यक्ति मर जाता है, तो ये व्यक्ति मरता भी बड़े अलग अलग लेवल पे है। तो जो हम टिपिकल डेफिनेशन कहते हैं व्यक्ति के मरने की, वो जो डेफिनेशन है वो इस बात पे आधारित है कि जो पहली बात तो वो कि वो जो व्यक्ति है, क्योंकि व्यक्ति के मरने के बाद जो नंबर ऑफ एटम है वो तो अभी भी वही है, उतने ही हैं। उसका वजन लेंगे आप तो वो भी उतना ही मिलेगा आपको जितना व्यक्ति सांस लेने से पहले उसका वजन था लगभग लगभग। अब लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो इस चीज़ में आएगा कि अब वो सारी की सारी यादें गायब हो जाएंगी। आप इसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जो एग्जिस्टिंग यादें थीं वो खत्म हो चुकी हैं। लोग इस बात में बिलीव करते हैं कि भाई पुनर्जन्म होता है, लेकिन अगर आप बात इतनी सी समझें कि भाई अगर मेरा नेक्स्ट जन्म होने के बाद मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में शून्य जानकारी है, शून्य, तो क्या ही फर्क पड़ता है कि वो था कि नहीं था। अगर आज मैं आपको ना बताऊं कि आज की मतलब करंट कंडीशन में, तो आपके लिए तो इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती ना, कि आपको एक तो बात पता ही नहीं है कि भैया मैंने पिछले जन्म में अच्छे करे थे कि बुरे करे थे, और इस जन्म में भी मेरे को पता नहीं है कि भैया पिछले के बेसिस पर क्या। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके पिछले टेस्ट में कितने नंबर आने वाले हैं, तो फिर वो नेक्स्ट टेस्ट के नंबरों के साथ खिलवाड़ होने की संभावना बढ़ती चली जाती है। तो वही है, एक आइडिया ये है कि भैया अगर मेरे को या तो बता दो कि भैया ये गड़बड़ हुई थी तुम्हारी, तो ठीक है गो अहेड, और इस बार जो तुम्हें जीवन मिलेगा तो उसमें उन चीज़ों को सही करने की कोशिश करना। अब मुझे पता ही नहीं है कि मेरा पहला जीवन है कि मेरा दूसरा जीवन है, और मेरे से उम्मीद की जा रही है कि मैं अपने पुराने जो पाप हैं उनको इस पर्टिकुलर जीवन में जो है वो मिटा दूंगा। केवल और केवल सोचने का नज़रिया, सोचने का तरीका। तो हम जिक्र कर रहे थे किस बात का, कि डीएनए एज अ स्क्रिप्ट, और कि अल्टीमेटली तो आपका डीएनए जो है वो कोई भाषा की तरह ही है। जिस तरीके से अलग अलग देशों में, भारत के अंदर में ही आप ले लीजिए, भारत के अंदर में आप क्या देखेंगे, अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि दो चीज़ों को आपको लैंग्वेज के अंदर में ध्यान देना है। लैंग्वेज के अंदर में अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ जो होती है वो आपकी क्या है, एक चीज़ को कहते हैं हम स्क्रिप्ट,
और एक चीज़ को हम कहते हैं लैंग्वेज। तो और स्क्रिप्ट के अंदर में भी अगर हम देखें तो इसको हटा देते हैं, तो लैंग्वेज के अंदर में अगर हम देखें तो लैंग्वेज के अंदर में हमारे पास क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, बाइनरी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास डीएनए की भी लैंग्वेज है। हिंदी में अगर हम देखें तो हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा कि 52 या 56, आई एम नॉट श्योर, कि जो हैं, जो अल्फ़ाबेट हैं, जो कि वर्णमाला के जो अक्षर हैं, उन अक्षरों को हम एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लिखते हैं और उसके बीच में क्या रखते हैं, बीच में जगह भी रखते हैं जिसको हम स्पेस कहते हैं, और इस तरीके से चीज़ों को लिखा जाता है। इंग्लिश के अंदर में भी हम इस तरीके से स्पेस छोड़ते हैं और चीज़ों को जो है इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके 4 क्या हैं, यहाँ पर आपके 26 वो हैं अल्फ़ाबेट हैं। यहाँ पर आपके कितने अल्फ़ाबेट मिलते हैं, 26 अल्फ़ाबेट मिलते हैं, जिसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना करके नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं। बाइनरी की अगर हम बात करें तो बाइनरी में 1 और 0 मतलब कि 2 पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर में किसी भी तरीके का क्या नहीं होता है, स्पेस नहीं होता है। अगर आप देखें तो इसमें कोई स्पेस देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा बाइनरी के अंदर में। उसी तरीके से इन दोनों को मिला दीजिए, इसके अंदर में 4 तो अल्फ़ाबेट होंगे आपके किसके, डीएनए के, और 4 अल्फ़ाबेट के अलावा जो है कोई भी स्पेस नहीं होता है इसके अंदर में। 4 अल्फ़ाबेट कौन से हैं, ATCG। आसान के लिए है, बस वो केमिकल फॉर्मूला है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में जो डीएनए जो रखा हुआ है, अगर आप उसको वाकई में पूछेंगे कि ये है क्या, तो आप उसको बोलेंगे कि ये केमिकल है, पॉलीमर है। ये एक डीएनए है जो कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड है, ये एक केमिकल है, लिटरली एक पॉलीमर है जो कि हमारे सेल के अंदर में मिलेगा। अब चलते हैं किसकी तरफ, स्क्रिप्ट की तरफ। तो अगर आप देखें तो मैं हिंदी को इंग्लिश की स्क्रिप्ट में भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। देखिए ये डीएनए है, उसी तरीके से मेरा आरएनए भी होता है। इसके अंदर में भी 4 ही अल्फ़ाबेट हैं, लेकिन AUCG ये वो 4 अल्फ़ाबेट हैं। अब समझिए, अब देखिए कि स्क्रिप्ट देखिए ज़रा कि स्क्रिप्ट में क्या अंतर आएगा, कि जो अंतर हिंदी और इंग्लिश का है, ये तो अंतर है किसका, लैंग्वेज का, और जो अंतर है आपका डीएनए और आरएनए का, ये अंतर है किसका, स्क्रिप्ट का, केवल और केवल, क्योंकि नॉलेज दोनों में बराबर ही। अब देखिए इसके स्क्रिप्ट में एग्जाम्पल कैसे दिया जा सकता है, मेरा नाम अंकित है। अब ये लिखा है मैंने किसमें, ये मैंने लिखा है देवनागरी स्क्रिप्ट में। अब इसी को मैं किसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, रोमन स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, मेरा नाम अंकित है। जब मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, कोई भी व्यक्ति इसमें अंतर नहीं बता सकता कि मैं रोमन स्क्रिप्ट में बोल रहा हूं कि मैं देवनागरी स्क्रिप्ट में बोल रहा हूं, वो पता ही नहीं लगा सकता। तो जब आप केवल और केवल स्क्रिप्ट में बदलाव करते हैं कि एक स्क्रिप्ट से देवनागरी से रोमन स्क्रिप्ट में चले गए, उसी तरीके से आप किस में जा सकते हैं, डीएनए वाली स्क्रिप्ट से आप आरएनए वाली स्क्रिप्ट में जा सकते हैं। तो जब आप एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में चेंज हो रहे हैं, तो भाई यहाँ पर अलग तरीके के अल्फ़ाबेट थे, यहाँ पे अलग तरीके के अल्फ़ाबेट थे। यहाँ पर आपका ATCG वाले अल्फ़ाबेट हैं, यहाँ पे AUCG वाले अल्फ़ाबेट हैं। तो केवल और केवल अल्फ़ाबेट में बदलाव आया है, इसलिए एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में जाना, ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ट्रांसमिशन, ट्रांसलेशन, ये आप समझिए कि शब्द वहीं से आ रहा है। तो इसी चीज़ को जब हम डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। कि हमने केवल और केवल क्या कर दिया है, हमने एक स्क्रिप्ट को दूसरी स्क्रिप्ट से बदल दिया है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ है यहाँ पर। लेकिन इसके आगे हम एक और कदम में जाते हैं कि भैया आरएनए से हम किस में जाते हैं, आरएनए से हम जाते हैं प्रोटीन में। जब आप क्या कर देंगे कि मेरा नाम अंकित है, ये आपका स्क्रिप्ट में बदलाव हुआ है, लेकिन जब आप इसको बदल देंगे किसमें, कि माई नेम इज अंकित, जब आप इसको बदल रहे हैं ऐसे, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, आपने एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कदम रख दिया है। उसी तरीके से जब हम आरएनए से प्रोटीन में जाते हैं, तो आपने लैंग्वेज ही बदल दी है। और अगर आपने लैंग्वेज ही बदल दी है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको ट्रांसलेशन कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से
केवल और केवल डीएनए जो है, डीएनए और आरएनए जो है केवल और केवल 2 स्क्रिप्ट हैं जो कि आपस में बदली भी जा सकती हैं, कि आप एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में बात कर सकते हैं। डीएनए के 4 अल्फ़ाबेट होते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे चल कर के हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से सेम डीएनए को अलग-अलग तरीके से पढ़ा जा सकता है। अब इसका क्या मतलब है, वो जैसे-जैसे किताब आगे की तरफ खुलेगी, हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएँगे। फिलहाल जो 2 मोटा-माटी चीज़ें हमने डिस्कस की इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो थी कि हम परफेक्ट नहीं हैं, वहाँ से हमने पूरा का पूरा आइडिया लिया। और जो दूसरा कि डीएनए एज़ अ स्क्रिप्ट के डीएनए में हमने जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन शब्द हैं उसको समझने की कोशिश की, किससे? लैंग्वेज के ज़रिए, कि हिंदी, इंग्लिश और बाइनरी और डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए एक लैंग्वेज है, बस अंतर इतना है कि दोनों अलग-अलग स्क्रिप्ट हैं। आप डीएनए की स्क्रिप्ट को आरएनए की स्क्रिप्ट में चेंज कर सकते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन में बिल्कुल बदलाव नहीं होगा। इसको आप मात्र ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन में अब आप तब्दीली लेकर के आएँगे तो आपने लैंग्वेज ही बदल दी है और ये ट्रांसलेशन की जो है कैटेगरी में चला जाएगा। अगले सेगमेंट में मिलते हैं।